सुनिधि और अजय का गंभीरता से किसी मसले पर सलाह मशवरा करना ठीक वैसा ही हैरान कर देने वाला था जैसे हवा में दीपक का जलना। मगर आज दोनों बातचीत में इतने तल्लीन थे कि उन्हें राजीव के आने का पता भी नहीं चला। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दोनों ने सिर उठाकर देखा। दोनों की ही आंखों में परेशानी के साथ साथ मायूसी भी थी। खैरियत तो है ना? राजीव ने फिर पूछा। हाँ भैया, घर में तो सब ठीक ही है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? राजीव ने अजय की बात काटी। तान्या की जिंदगी में भैया, सुनिधि बोली, और वह भी बिना वजह। समझ नहीं आ रहा कैसे उसकी मदद करे। तान्या सुनिधि की खास सहेली थी और उसकी और अजय का झुकाव भी राजीव की पैनी नजरों से छिपा नहीं था। पूरी बात बताओ, राजीव ने आराम से बैठते हुए कहा। हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। अजय फड़क उठा। सुन सुनिधि, पहले तो सब ठीक ही था। जीजी का इनकार विपुल के दादाजी की हत्या के बाद ही शुरू हुआ है ना? तो भैया ठहरे हत्या विशेषज्ञ, जरूर ये मसला भी सुलझा देंगे। सुनिधि ने चिढ़कर अजय की ओर देखा। हत्या से तान्या बेचारी का क्या लेना देना? खैर फिर भी भैया, आप तान्या के लिए कुछ ना कुछ सुझाव तो दे ही सकते हैं। सुनिधि बोली। आप जानते ही हैं कि तान्या ने भी अजय के साथ ही IIM अहमदाबाद की प्रवेश परीक्षा दी है और उसे भरोसा है कि वह सफल हो जाएगी। मगर उसके घर वाले चाहते हैं कि परीक्षा का नतीजा आने से पहले ही वह शादी कर ले। फिर अगर उसके ससुराल वाले चाहे तो वह पढ़ाई जारी रख सकती है। पैसे की बात नहीं है भैया, तान्या के पापा शादी के बाद भी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हैं। शादी किससे हो रही है? राजीव ने पूछा। अभी तो तान्या से कहा है कि उसे कोई पसंद है तो बता दे। वे लोग उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाने को तैयार हैं और अगर उसे कोई पसंद नहीं है तो वे ढूंढ लेंगे। यानी किसी भी कीमत पर उन्हें तान्या की शादी करनी है। राजीव ने फिर सुनिधि की बात काटी। मगर क्यों? सुनिधि ने फिर गहरी सांस ली। इसकी वजह है तान्या की दीदी रोशनी का अजीब व्यवहार। रोशनी की पड़ोस में रहने वाले विपुल से बचपन से दोस्ती थी और उन दोनों की सगाई की तारीख भी तय हो चुकी थी। लेकिन अचानक रोशनी ने शादी करने से मना कर दिया। विपुल से ही नहीं, किसी से भी। उसका कहना है कि उसे शादी से इनकार नहीं है, पर उसे कुछ समय दिया जाए। घर वालों ने 2 साल से ज्यादा समय दिया, मगर रोशनी अभी भी और समय चाहती है। घर वाले परेशान हो गए हैं। उनका ख्याल है कि उन्होंने रोशनी को नौकरी करने की छूट देकर गलती की है और यही गलती वे तान्या के साथ नहीं दोहराना चाहते। दूध का जला छाछ तो फूकेगा ही। रोशनी के व्यवहार की वजह क्या है? राजीव ने पूछा। यही तो वह नहीं बताती। वजह पता चल जाए तो तान्या सबको समझा तो सकती है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। वह पढ़ाई खत्म होने पर शादी कर लेगी, पर फिलहाल IIM की पढ़ाई और शादी एक साथ करना ना तो मुमकिन है और ना ही मुनासिब। ये तो है वह हत्या वाली बात। तुम क्या कह रहे थे अजय? रोशनी और विपुल की सगाई से कुछ रोज पहले विपुल के दादाजी की हत्या हो गई थी। हत्या क्यों और किसने की ये आज तक पता नहीं चल सका, सुनिधि ने बताया। लेकिन इससे रोशनी के इनकार का क्या ताल्लुक? हो भी सकता है रोशनी और विपुल जाने पहचाने से नाम है। राजीव कुछ सोचते हुए बोला। ये लोग सुंदर नगर में पास पास की कोठियों में तो नहीं रहते? जी हाँ, सुनिधि बोली। आप कैसे जानते हैं? ये दोनों कॉलेज में मेरे से 2 साल पीछे थे और मेरे निर्देशन में दोनों ने नाटकों में अभिनय भी किया था। हमारे एक नाटक चोट का चयन अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता में होने पर हम सब दूसरे शहरों में उसके मंचन के लिए भी गए थे और तब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने एक बार जब विपुल से पूछा था कि रोशनी के साथ शादी वादी करने का इरादा है तो उसने बड़ी गंभीरता से हाँ कहा था। शादी के लिए इनकार विपुल नहीं, रोशनी कर रही है। हालांकि विपुल ने भी अभी शादी की बात नहीं है। काम की व्यस्तता के कारण 2-3 साल पहले उसने IBM की एजेंसी ली और मार्केट में पैर जमाने के लिए बहुत भागदौड़ कर रहा था। अब धंधा जम गया है और वह शादी कर सकता है। ये सुनकर रोशनी के घर वाले बेचैन हो गए हैं। भैया, आप क्या विपुल से मिलकर रोशनी के इनकार की वजह नहीं पूछ सकते? सुनिधि ने पूछा। जब इनकार रोशनी कर रही है तो विपुल से क्यों, रोशनी से क्यों नहीं? मुझे रोशनी से मिलवा सकती हो। हाँ, जब भी आप कहें। शादी न करने के सिवाय उन्हें और किसी बात से इनकार नहीं है, सुनिधि बोली। मेरा मतलब है किसी से मिलने जुलने से उन्हें कोई परहेज नहीं है। क्यों ना मैं कल शाम को तान्या के घर चली जाऊं और आप मुझे लेने वहां आ जाओ? ठीक है, मैं ऑफिस से निकलने से पहले तुम्हें फोन कर दूंगा ताकि तुम रोशनी से मुलाकात का जुगाड़
भिड़ा सको। अगले दिन जब राजीव सुनिधि को लेने पहुंचा तो वह और रोशनी और तान्या के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अरे सर आप, रोशनी चौंकी। आप यहाँ कैसे वकीलनी जी? राजीव ने भी उसी अंदाज में कहा। फिर सुनिधि और तान्या की ओर देखकर बोला, मेरे एक नाटक में यह वकील की पत्नी बनी थी, तब से मैं इसे वकीलनी जी ही बुलाता हूँ। चूंकि मैं नाटक का निर्देशक और सीनियर था, सो रोशनी तो मुझे सर कहेगी ही। लेकिन तान्या, तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया कि तुम्हारी जीजी अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता जीत चुकी है। सुनिधि ने भी कभी आपके बारे में कहाँ बताया? इन लड़कियों को किसी और के बारे में बात करने की फुर्सत ही नहीं है। रोशनी बोली, सर मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी है। कभी थोड़ा समय निकाल सकेंगे मेरे लिए? कभी क्यों, अभी निकाल सकता हूँ, बशर्ते आप एक कप चाय पिला दें, कह राजीव मुस्कुराया। चाय पिलाए बगैर तो हमने आपको वैसे भी नहीं जाने देना था भैया, तान्या बोली। मैं चाय भिजवाती हूँ, आप इत्मीनान से दीदी के कमरे में बैठकर बातें कीजिए। माँ पापा रोटरी क्लब की मीटिंग में गए हैं, देर से लौटेंगे। और बताओ वकीलनी जी, अपने मुंशी जी, मेरा मतलब है विपुल कहाँ है आजकल? राजीव ने रोशनी के कमरे में आकर पूछा। रोशनी ने गहरी सांस ली। है तो यही पड़ोस में, लेकिन मुलाकात कम ही होती है। क्यों, बहुत व्यस्त हो गए हो तुम दोनों, या कुछ खटपट हो गई है? राजीव ने बात काटी। इतने व्यस्त भी नहीं है और ना ही हमारी जानकारी के अनुसार कोई खटपट हुई है। मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है शायद, रोशनी हिचकिचाते हुए बोली। उसी बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। आपके बारे में अक्सर पढ़ती रहती हूँ, कई बार आपसे मिलना भी चाहा, मगर समझ नहीं आया कैसे मिलूं सर। मुझे लगता है विपुल ने अपने दादाजी की हत्या की है। राजीव चौंक पड़ा। कि तो यह वजह है शादी ना करने की? लेकिन रोशनी से पूछा, शक की वजह? जिस रात दादाजी की हत्या हुई, मुझे लगता है मैंने विपुल को छत से कूदकर भागते हुए देखा था। लेकिन विपुल का कहना है कि वह उस समय पिछली सड़क पर हो रही अपने दोस्त की शादी के मंडप में था। दादाजी की हत्या की सूचना भी उसे वहीं मिली थी। लेकिन तुम्हें लगता है कि भागने वाला विपुल ही था? जी सर, हत्या का कोई मकसद भी सामने नहीं आया, ना तो कुछ चोरी हुआ था और ना ही दादाजी की किसी से कोई दुश्मनी थी। हत्या से किसी को पर्सनल फायदा? सिर्फ विपुल को, जो केवल मुझे मालूम है, क्योंकि दूसरों की नज़र में तो दादाजी वैसे ही सब कुछ उसके नाम कर चुके थे। जो तुम्हें मालूम है या जो भी तुम्हारा अंदाजा है, मुझे विस्तार से बताओ रोशनी। मैं वादा करता हूँ मैं जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी मदद करूँगा। माँ का कहना था कि मुझे प्रवक्ता की नौकरी ना करने दी जाए, क्योंकि फिर मैं अपने दादाजी के फ्रिज और टीवी के शोरूम में बैठने वाले विपुल से शादी करने को मना कर दूंगी। पापा ने उन्हें समझाया कि विपुल खुद ही फ्रिज और टीवी बेचने के बजाय विदेशी कंप्यूटर की एजेंसी लेना चाह रहा है। सिलसिले में कानूनी सलाह लेने उनके पास आया था। उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। विपुल को बड़ी आसानी से एजेंसी मिल जाएगी और कंप्यूटर विक्रेता से शादी करने में उनकी लेक्चरर बेटी को कोई ऐतराज नहीं होगा। माँ ने फिर शंका जताई कि दादाजी अपनी बरसों पुरानी चीज़ों को छोड़कर कंप्यूटर बेचने से रहे, तो पापा ने बताया कि शोरूम तो दादाजी विपुल के नाम कर ही चुके हैं, सो वह उसमें कुछ भी बेचे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। माँ तो आश्वस्त हो गई, लेकिन पापा का सोचना गलत था। दादाजी कंप्यूटर की एजेंसी लेने के एकदम खिलाफ थे। वे कंप्यूटर को फ्रिज या टीवी की तरह रोज़मर्रा के काम आने वाली और धड़ल्ले से बिकने वाली चीज़ मानने को तैयार ही नहीं थे। दादाजी ने शोरूम जरूर विपुल के नाम कर दिया था, लेकिन उसे चलाते अभी भी वे खुद ही थे, अपनी मनमर्जी से। जिस ग्राहक को जितना चाहा उतनी छूट या किश्तों की सुविधा दे दी। कौन सा मॉडल या ब्रांड लेना बेहतर होगा, इस पर वे हर एक ग्राहक के साथ घंटों सलाह मशवरा और बहस किया करते थे। कंप्यूटर की एजेंसी लेने से तो उनकी अहमियत ही खत्म हो जाती, जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने विपुल से साफ कह दिया कि उनके जीते जीते उनके शोरूम में जो आज तक बिकता रहा है वही बिकेगा। कुछ दूसरा बेचने के लिए विपुल को उनकी मौत का इंतजार करना होगा। विपुल ने मुझे यह बात बताते हुए कहा था कि दादाजी के इस अड़ियल रवैये से मेरा कंप्यूटर विक्रेता बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं दादाजी का शोरूम संभालने को तैयार ही इस लालच में हुआ था कि IBM की एजेंसी लूँगा, वरना पापा और अशोक भैया की तरह मैं भी चार्टर्ड अकाउंट बनकर उनके ऑफिस में बैठा रहूँगा। वैसे अभी भी मैं फ्रिज टीवी बेचकर तो रोटी कमाने से रहा। जब तक मैं अपने कैरियर का चुनाव ना कर लूँ रोशनी, मैं सगाई शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे उसकी बात सही लगी और मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं किसी तरह सगाई टलवा दूंगी। इससे पहले कि मैं कोई बहाना खोज पाती, विपुल फिर आया। वो बहुत सहज लग रहा था।
उसने कहा कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ रोज बाद हमारे दोस्त अमर की शादी थी। विपुल उसकी बारात में मेरे साथ खूब नाचा। खाने के बाद विपुल ने कहा कि अमर के सभी दोस्त उसे मॉरल सपोर्ट देने को विदाई तक रुक रहे हैं, सो वह भी रुकेगा। उसने मुझे भी ठहरने को कहा, मगर मुझे कुछ कापियां जांचनी थी, सो मैं घर वालों के साथ वापस आ गई। विपुल के घर में एक बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाओं ने हमारी आधी छत को घेरा हुआ है। मैं तब ऊपर छत वाले कमरे में रहती थी। विपुल और दादाजी का कमरा भी उनकी छत पर था। दादाजी के सोने के बाद पेड़ की डाल के सहारे विपुल अक्सर मेरे कमरे में आया करता था यानी अब नहीं आता। राजीव ने बात काटी, क्योंकि दादाजी की हत्या के बाद पापा ने मुझे अकेले ऊपर नहीं रहने दिया। हाँ, तो मैं बता रही थी कि उस रात पत्तों की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि विपुल आ गया है। मैं बाहर आई, पत्ते तो हिल रहे थे लेकिन छत पर कोई नहीं था। मैंने नीचे से झांक कर देखा तो पेड़ से उतरकर कोई भागता नजर आया और दादाजी के कमरे से उनके नौकर राजू के चिल्लाने की आवाज़ें आई कि देखो दादाजी को क्या हो गया। मैं भागकर नीचे आई और सबको राजू के चिल्लाने के बारे में बताया। हम लोग विपुल के घर गए। दादाजी के मुंह पर तकिया रखकर किसी ने दम घोटकर उनकी हत्या कर दी थी। राजू दादाजी के लिए दूध लेकर ऊपर जा रहा था कि गिलास पर ढक्कन की जगह रखी कटोरी गिर सीढ़ियों से झंझनाती हुई नीचे चली गई। शायद उसी की आवाज़ सुनकर हत्यारा कहीं छिप गया था। सब उसकी तलाश करने लगे, मगर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने हत्यारे को पेड़ से उतरते और दीवार फांदते देखा था, क्योंकि मैंने उसकी शक्ल तो नहीं सिर्फ लिबास देखा था। वैसा ही रेशमी कुर्ता पजामा जैसा विपुल पहने हुए था। पापा ने मेरे छोटे भाई मधुर को फंक्शन हॉल से विपुल को लाने भेजा। मेरा ख्याल था कि विपुल वहाँ नहीं होगा, लेकिन मधुर विपुल को लेकर आ गया। गौर से देखने पर भी विपुल के कपड़ों पर पेट पर चढ़ने उतरने के निशान नहीं थे और विपुल भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही हैरान था। फिर तुम्हें यह शक क्यों है कि हत्यारा विपुल ही है? राजीव ने बीच में पूछा, क्योंकि अगले दिन जब पुलिस ने पेड़ के नीचे जूतों के निशान देखे तो वे जोधपुरी जूतियों के थे, जिन्हें विपुल उस समय भी पहने हुए था। सही साइज का पता नहीं चल रहा था क्योंकि भागने की वजह से निशान अधूरे थे। विपुल शक के घेरे में आ गया, मगर उसने अपने बचाव में अमर की शादी की वे तस्वीरें दिखाई जिनमें वह उस समय तक अमर के साथ था, जब तक मधुर उसे बुलाने नहीं गया था। पुलिस ने भले ही उसे छोड़ दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह विपुल ही था। एक तो पेड़ पर से चढ़ने उतरने का रास्ता उसे ही मालूम है, दूसरे दादाजी की मौत से फ़ायदा भी उसे हुआ। 13वीं के तुरंत बाद उसने एजेंसी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। रहा सवाल तस्वीर का, तो खाने और फेरों के दरमियान तो लगातार तस्वीरें कहाँ खिंचती है सर। फोटोग्राफर भी उसी दौरान खाना खाते हैं। फंक्शन हॉल घर के पीछे ही तो था। दीवार फांद कर आने जाने और तकिए से मुंह दबाकर किसी बुजुर्ग को मारने में समय ही कितना लगता है। तुमने इस बारे में विपुल से बात की? नहीं सर, आज पहली बार आपको बता रही हूँ। तुमने अपनी सगाई या शादी कैसे टाली? दादाजी की मृत्यु के तुरंत बाद तो सवाल ही नहीं उठता था। उसके बाद विपुल भी बहुत व्यस्त हो गया था। घर पर आता तो था, मगर पापा से सलाह मशवरा करने और मैं अपनी तरफ से उससे अकेले मिलने की कोशिश ही नहीं करती थी। साल भर बाद जब माँ ने सगाई की जल्दी मचाई तो मैंने उसे साफ कहा कि मुझे शादी से पहले कुछ समय चाहिए। विपुल के घर वाले भी उसकी व्यस्तता के चलते अभी शादी करने की जल्दी में नहीं थे, सो मेरे घर वाले भी मान गए। और विपुल से मिलना जुलना कैसे कम किया? रोशनी मुस्कुराई। उसे समझा दिया सर कि हमें ज़्यादा मिलते जुलते देखकर माँ शादी जल्दी करवा देगी। चूँकि विपुल भी धंधा जमने के बाद ही शादी करना चाहता था, सो मान गया। वैसे भी उसे फुर्सत तो थी नहीं, लेकिन अब जब भी फुर्सत मिलती है आ जाता है और माँ का शादी वाला राग शुरू हो जाता है। अब आप ही बताइए सर, जिस आदमी पर मैं शक करती हूँ उससे शादी करना मुनासिब होगा? बिल्कुल नहीं। मैं कल ही इस केस की फाइल देखता हूँ। मुझे दादाजी का नाम और हत्या की तारीख बताओ। राजीव ने कहा, तुम भी अब शादी के लिए मना मत करो। जब तक घर वाले तैयारी करेंगे तब तक मैं हत्यारे को पकड़ लूँगा। अगर विपुल हुआ तो शादी का सवाल ही नहीं उठता, और कोई दूसरा हुआ तो तुम्हारे इनकार करने की, फिर मना करके घर में सबको परेशान करने की क्या ज़रूरत है? जी सर। रास्ते में राजीव ने सुनिधि को बताया कि उसने रोशनी को समझा दिया है और वह शादी के लिए मना नहीं करेगी। तान्या को फिलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन राजीव ने कमिश्नर साहब को सारी बात बताकर केस की फाइल निकलवा ली। उसमें लिखे तथ्यों के मुताबिक सबूत 9 के बराबर थे, जिनके आधार पर हत्यारे को पकड़ना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के समान था। लेकिन राजीव ने कमिश्नर साहब से आग्रह किया कि वे यह केस उसके सुपुर्द कर दे। विपुल के घर वालों को दोबारा तफ्तीश की बात सुनकर पहले हैरान और फिर खुशी होना स्वाभाविक ही था।
सबसे ज़्यादा खुश विपुल लगा। मैं अपने को जानबूझकर व्यस्त रखता हूँ सर, क्योंकि जहाँ जरा सी फुर्सत मिली मैं यही सोचने लगता हूँ कि दादाजी की हत्या किसने की होगी और क्यों की होगी। राजीव ने जोड़ा। चोरी के लिए सर, दादाजी गले में सोने की मोटी चेन, उंगलियों में हीरे पन्ने की अंगूठियां, सोने की कलाई घड़ी और सोने के बटन वाले कुर्ते पहनते थे। उनके बटुओं में भी हजारों रुपए रहते थे। कमरे में मेरा भी लैपटॉप, आईपैड वगैरह पड़े थे। लेकिन इससे पहले कि चोर ये सब समेट सकता, राजू के हाथ से सीढ़ियों में कटोरी गिर गई और उसकी आवाज से वह डरकर भाग गया। विपुल ने कहा, पेड़ से उड़ने उतरने का रास्ता नए आदमी को तो मालूम नहीं हो सकता। यही तो परेशानी है सर। हत्या तो किसी जान पहचान वाले ने ही की है। आपको एक बात बताऊं, पेड़ के नीचे मिले निशान मेरी राजस्थानी जूतियों से मेल खा रहे थे। मैं शक के घेरे में तो आ गया था, लेकिन उसी दिन मेरे एक दोस्त की शादी थी और हर तस्वीर और वीडियो के फ्रेम में होने की वजह से मैं बच गया। मैं वह एल्बम और वीडियो देख सकता हूँ? जरूर सर, मैं अमर के घर से एल्बम और वीडियो कैसेट लाकर आपको फ़ोन करूँगा, विपुल ने कहा। कुछ देर बाद विपुल ने राजीव को फ़ोन किया कि उसे एल्बम तो मिल गया है, मगर वीडियो कैसेट बार बार चलाने के कारण इतनी घिस गई है कि देखने में उलझन होती है। सो ना जाने कहाँ रख दी है, ढूंढने को कह दिया है। ठीक किया। फिलहाल एल्बम मेरे ऑफिस में लाकर या भिजवा सकते हो? अभी भेज देता हूँ सर, और अगर मेरी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा, मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगा। एल्बम देखने के बाद राजीव ने रोशनी को फ़ोन किया। रोशनी, उस रात तुमने भागने वाले के कपड़ों का रंग भी देखा था? नहीं सर, इतनी रोशनी नहीं थी, सिर्फ चमक और कुर्ते की लंबाई देखी थी। वैसे उस शादी में विपुल के अलावा और कई लोग सिल्क के कुर्ते पजामों में थे। हाँ सर, यह उस समय का खास फैशन था। तो फिर भागने वाला विपुल ही क्यों? कोई और भी हो सकता है। विपुल इसलिए सर कि एक तो भागने का रास्ता सिर्फ उसे ही मालूम था, और दूसरे दादाजी के न रहने से फायदा भी तो उसी को हुआ। रोशनी के तर्क में दम तो था, लेकिन राजीव फिलहाल उससे सहमत होने को तैयार नहीं था। उसने तस्वीरों को फिर गौर से देखा, फिर विपुल को फ़ोन करके बुलाया। इन तस्वीरों में दूल्हा और तुम्हारे दूसरे सभी दोस्त तो अपने कॉलेज के साथी ही हैं, सिवाय एक के जो हर तस्वीर में तुमसे सटकर खड़ा है। राजीव ने टिप्पणी की। वह मेरा बिजनेस पार्टनर राघव है सर, अमेरिका से कंप्यूटर में डिप्लोमा करके आया है। आपको तो मालूम ही होगा सर, IBM की एजेंसी लेने के लिए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होना अनिवार्य है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचने का अनुभव और एक बड़े एयर कंडीशन रूम का मालिक होना भी। मैंने और राघव ने साथ मिलकर ये सब शर्तें पूरी करके जोनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप से ली है। कब से जानते हो राघव को? बचपन से सर, हमारे घर में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है। हम दोनों अक्सर उस पर बैठकर कुछ बड़ा कुछ हटकर करने की सोचा करते थे, उस पेड़ की तरह ही विशाल। राघव तो इसी फिराक में अमेरिका निकल गया। मैं दादाजी के मोह और रोशनी की मोहब्बत में कहीं नहीं जा सका, मगर राघव बचपन की दोस्ती और सपने नहीं भूला था। उसने वापस आकर मुझसे भी कुछ अलग और बड़ा करवा ही दिया। विपुल, इस केस को सुलझाने के लिए हो सकता है कि मुझे इन तस्वीरों में मौजूद तुम्हारे सभी दोस्तों से पूछताछ करनी पड़े। आप जब कहेंगे सबको ले आऊँगा सर, लेकिन उससे पहले अगर आप रोशनी से पूछताछ करें तो हो सकता है कोई अहम बात पता चल जाए। वो कैसे? मालूम नहीं सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोशनी को कुछ पता है, क्योंकि दादाजी की हत्या के बाद वो पहले वाली रोशनी नहीं रही है। हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। दादाजी से खास लगाव था उसे। वह तो सभी को था सर, उनकी शख्सियत ही ऐसी थी। दादाजी की हत्या की खबर सुनते ही तुम्हारे साथ कितने दोस्त आए थे? कोई नहीं सर, क्योंकि मधुर से ये सुनते ही कि दादाजी बेहोश हो गए हैं, मैं किसी से कुछ कहे बिना फौरन उसके स्कूटर के पीछे बैठकर आ गया था। कोई तुम्हारी तलाश में तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया? नहीं सर, विपुल ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे अच्छी तरह याद है, उस रात तो डॉक्टर और पुलिस के अलावा हमारे परिवार के साथ सिर्फ रोशनी के घर वाले ही थे। सुबह होने पर उन लोगों ने औरों को सूचित किया था। अगली दोपहर को रोशनी के साथ इंस्पेक्टर राजीव को अपने शोरूम में देखकर विपुल हैरान रह गया। खैरियत तो है सर? फिलहाल तो है, राजीव ने लापरवाही से कहा। तुमने कहा था कि रोशनी से पूछताछ करूं, सो बातचीत करने को इसे यहाँ ले आया हूँ। तुम्हारे बिजनेस पार्टनर नहीं है? है सर, अपने कैबिन में। तो चलो उन्हीं के कैबिन में बैठते हैं, राजीव ने कहा। तो विपुल दोनों को बराबर वाले कैबिन में ले गया। राघव से राजीव का परिचय करवाया। कहिए क्या मंगवाऊं, ठंडा या गरम? राघव ने औपचारिकतावश के बाद पूछा। वे सब बाद में, अभी तो बस विपुल के दादाजी की हत्या के बारे में कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए, राजीव ने कहा। राघव एकदम बौखला गया। उस बारे में भला मैं क्या बता सकता हूँ? मुझे तो हत्या की सूचना भी रोशनी से अगली सुबह मिली थी। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ।
राघव कि जब पूरी शाम आप विपुल के साथ थे तो आपने इसे मधुर के साथ जाते हुए कैसे नहीं देखा? राघव सकपका गया, लेकिन विपुल बोला, असल में सर उस समय कंगना खेला जा रहा था और सब दोस्त एक घेरे में बैठकर अमर को उत्साहित करने में लगे हुए थे। बिल्कुल, असल में मैंने सबको रोका ही अमर को कंगने के खेलने में जितवाने के लिए था। राघव तपाक से बोला, मगर आप स्वयं तो उस समय वहां नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? राघव ने उत्तेजित स्वर में राजीव की बात काटी। मैं अमर के बगल में बैठकर उसकी पीठ थपथपा रहा था। तो फिर आप इस तस्वीर में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? राजीव ने एल्बम दिखाया। ना आप इस तस्वीर में हैं और ना इसके बाद की तस्वीरों में। आप तकलीफ ना करिए, मैं ही बता देता हूँ कि आप कहाँ थे। बाथरूम में था। ज्यादा खाने पीने के बाद जाना ही पड़ता है, राघव ने चिढ़े स्वर में कहा। जी नहीं, उस समय आप दादाजी के कमरे में थे। राजीव ने शांत स्वर में कहा, आपकी योजना हो सकती है हत्या करके फिर मंडप में आने की हो, लेकिन जल्दी जल्दी पेड़ से उतरते हुए आपके कपड़े खराब हो गए थे, सो आपने वापस आना मुनासिब नहीं समझा। आप जो भी कह रहे हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? राघव ने चुनौती के स्वर में पूछा। अभी लीजिए, जरा पीट करके खड़े होने की जहमत उठाएंगे आप? और विपुल तुम भी इनके साथ पीट करके खड़े हो जाओ, कह राजीव रोशनी की ओर मुड़ा। इन दोनों को गौर से देखो रोशनी, प्राय एक सा ही ढांचा है और अंधेरे में ढीले ढाले कुर्ते में ये पहचानना मुश्किल था कि पेड़ से कूदकर भागने वाला विपुल था या राघव। आप ठीक कह रहे हैं सर, रोशनी चिल्लाई। मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि राघव ने भी विपुल के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे और उसके पास तो हत्या करने की विपुल से भी बड़ी वजह थी। उसने तो आईबीएम की एजेंसी लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था सर, और नौकरी छोड़कर और अपना ग्रीन कार्ड वापस करके अमेरिका से वापस आया था। विपुल ने रोशनी के कंधे पकड़कर उसे झिंझोड़ा। ये क्या कह रही हो रोशनी? तुमने पहले कभी तो बताया नहीं कि तुमने किसी को भागते हुए देखा था। कैसे बताती? उसे शक जो था कि भागने वाले तुम हो, इसलिए बेचारी शादी टाल रही थी और गुमसुम रहती थी। संयोग से मुझसे मुलाकात हो गई और असलियत सामने आ गई। भागने की बेवकूफ़ी मत करना राघव, मेरे आदमियों ने तुम्हारा शोरूम घेरा हुआ है। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे स्टाफ के सामने तुम्हें हथकड़ी लगाकर ले जाऊँ, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि उस रात कमरे के दरवाजों, छत की मुंडेर वगैरह पर से जो पुलिस ने जो उंगलियों के निशान उठाए थे वे तुम्हारी उंगलियों के निशानों से मिल ही जाएंगे। वैसे रोशनी ने वजह तो बता ही दी है, फिर भी मैं चाहूँगा कि तुम चलने से पहले विपुल को बता ही दो कि ऐसा तुमने क्यों किया। राजीव ने कहा। हाँ राघव, तूने तो मुझे भरोसा दिया था कि तू फायदे का पूरा ब्यौरा देकर दादाजी को मना लेगा या एक और शोरूम लेने की व्यवस्था कर लेगा, फिर तूने ऐसा क्यों किया? विपुल ने दुखी स्वर में पूछा। और करने को था ही क्या? दादाजी कुछ सुनने या अपना शोरूम का सामान छोटे शोरूम में शिफ्ट करने को तैयार ही नहीं थे, और बड़ा शोरूम लेने की मेरी हैसियत नहीं थी। तेरे ये बताने पर कि तूने शोरूम अपने नाम करवा लिया है, मैं अपनी बढ़िया नौकरी छोड़ और ग्रीन कार्ड वापस करके यानी अपने भविष्य को दांव पर लगाकर यहाँ आया था। दादाजी ये जानने समझने के बाद भी कंप्यूटर बेचने में बहुत फायदा होगा, अपने वर्चस्व का मोह त्यागने को तैयार ही नहीं थे। उनकी इस जिद के कारण मैं हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकता था ना? राघव ने कड़वे स्वर में पूछा। अच्छा किया राघव बता दिया, तुम्हारे लिए इतना तो करवा ही दूंगा कि जेल में तुम्हें एक दिन भी हाथ पर हाथ धरकर बैठना ना पड़े। राजीव की बात पर उस बोझिल वातावरण में भी विपुल और रोशनी मुस्कुराए बगैर न रह सके। तो दोस्तों, इस तरह दादाजी की हत्या करने वाले हत्यारे का पता चल चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।